Good evening, everybody. So, we are doing the UPSC mains course for 2026 and 27. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि यू शुड बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस इन 50 डेज, ताकि आपका जो डे हो वो क्लियर डिफाइंड गोल्स हों, आपको पता हो कौन कौन सी थीम्स और सब थीम्स करनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेली आप हमारे साथ लाइव आंसर राइटिंग करें। और इसी में हमने आपको बताया था कि हम वैल्यू एडिशन मटेरियल देंगे आपको, एंड दैट इज अवेलेबल ऑन सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल। वहां आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी जहां से आप अपने हिसाब से वैल्यू एडिशन कर लेंगे। और जब हम आंसर्स कर रहे हैं तो जो आंसर्स हम लिखेंगे यहां पे हम समझा रहे हैं आपको, वहां भी हम आपको साथ में वैल्यू एडिशन दे रहे हैं। तो वैल्यू एडिशन आपका दो तरह से हो रहा है, एक तो यही आंसर जब सॉल्व करते हैं ऐसे हमारे बहुत सारी थीम्स कवर हो जाएंगे खुद ही क्वेश्चन की फॉर्म में, और एक आपको वैसे वैल्यू एडिशन मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ ऑन सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल। और जो वीडियोस है ये यूट्यूब पे, ये सिविल्स विद आकाश यूट्यूब चैनल पे आती हैं अराउंड 4 PM। आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू डू कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है, इंटरप्रिटेट कैसे करना है, वो हम समझ रहे हैं, फ्लो कैसे मेंटेन करना है। और जैसे हमने कल कंक्लूजन की बात नहीं की थी, स्टूडेंट वर आस्किंग कि कंक्लूजन कैसे लिखें, वी डिडंट डिस्कस अबाउट कंक्लूजन, वी विल डील विद दैट कंक्लूजन ऑल्सो। मैंने आपको बताया था हम हर एक क्वेश्चन में किसी पार्ट को उठाएंगे। कल हमने एक क्वेश्चन में देखा था एनालिसिस कैसे करना है, थर्ड क्वेश्चन में। फिर हमने देखा था कि एक क्वेश्चन में फ्लो कैसे मेंटेन करना है, एक में देखा था इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है। आज हम कंक्लूजन को भी इंक्लूड करेंगे और बॉडी में और बातें करेंगे। कहने का मतलब हम हर एक क्वेश्चन में आंसर राइटिंग के किसी ना किसी एस्पेक्ट को उठा के उसको डोमिनेट करके, ताकि आपको वो एस्पेक्ट समझ में आ जाए। आज की जो थीम है डे 2 की, वो सिलेबस का टॉपिक आपको सिविल्स विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे मिल गया होगा। उसकी थीम सब थीम होंगी, और जो कोर थीम बनती है वो बनती है फेडरलिज्म की थीम बनती है। हम स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग, फिर आप उसको लिखें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो योर क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज इमर्ज्ड एज cornerstone of India's governance model, yet persistent center-state tensions undermine its effectiveness. 15 मार्कर है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो फिर अब आप उसके बेसिस पे इसको करें। तो स्टार्ट कर दें, आपको हम वही कर देते हैं 11 मिनट के अराउंड इसको करें। 10 नंबर वाला होगा तो वी विल डू इन 7 मिनट्स, ये है 11 नंबर का तो यू विल डू इन 11 मिनट्स। लिखें इसको साथ साथ, सिर्फ आंसर सुनने नहीं है, लिखने भी हैं। प्रैक्टिस है आंसर राइटिंग, फिर उसका इवेल्युएशन आप खुद करें कि मैं कितना सही था कितना नहीं। जैसे यहाँ वर्ड लिखा है ना, यहाँ पे ये पीछे वर्ड क्या लिखा है, कमेंट। जैसे हमने यहाँ वर्ड लिखा है, यहाँ डायरेक्टिव क्या है, कमेंट। स्टेटमेंट दे दिया, उस पर क्या करनी है आपको, टिप्पणी करनी, कमेंट। ये ऐसा हुआ है, वर्ड है डायरेक्टिव, वर्ड क्या है, कमेंट। लिखें इसको।
7 मिनट बचे। कल बताया ना कमेंट का मतलब टिप्पणी कैसे करनी है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। फेडरलिज्म पे एक थीम आती होती है, फिस्कल फेडरलिज्म की थीम आती होती है, वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दो थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉपरेटिव या कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म, एक है फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म पे आजकल न्यूज में है, तो इस साल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पांच मिनट। और एक बनता है हमारा इंडिया और का कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ थीम बनती है कि इंडिया मॉडल ऑफ फेडरलिज्म, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूएस मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। ये तीन थीम है हम जो आज करेंगे जिसकी। तीन मिनट। जब लिखेंगे ना ऐसे आंसर्स लाइव, तो आप में थोड़ा अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, और दूसरा प्रेशर में लिखने से थोड़े से बंदे को होता है कि टाइम बाउंड माइनर में लिखूं, तो वो भी उसका अपना फायदा है।
होने वाला है टाइम। लाल लाल स्टार्ट हो गया। और आप जब भी आंसर लिखें खुद भी टाइमर लगा के लिखना स्टार्ट करें, बिकॉज पेपर में तो लिमिटेड टाइम मिलना है। दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। पचास दिन ऐसे आंसर राइटिंग करेंगे, अपने आप इंप्रूवमेंट आएगा, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आ जाएगा आफ्टर 50 डेज। लास्ट 20 सेकेंड्स। ओवर। अभी हो गया है क्वेश्चन। अब देखो इसका आंसर इतना लिखा है, इसको साथ में इवेलुएट करना कि क्या क्या मैं कर रहा था। इसको देखते हैं। अब देखें पहले क्वेश्चन इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्वेश्चन इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज इमर्ज्ड as a cornerstone of India's governance model। वर्ड क्या है? इमर्ज हुआ है, मतलब पहले ऐसा नहीं था, अब ये हुआ है। ये कह रहा है, ये हमें टिप्पणी करनी है ना, कमेंट करना है। तो कमेंट हम देखेंगे कि जो ये लाइन कह रहा है ये मेरे हिसाब से कैसी है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज इमर्ज्ड एज अ कॉर्नरस्टोन। ये वर्ड जो एडजेक्टिव यूज होते हैं ना, दे सेट द फ्लो ऑफ द क्वेश्चन। कैसे? मैं अभी दिखाता हूं। इमर्ज का मतलब मैंने क्या लिखा? पहले ऐसा नहीं था, अब है। यही है ना, पहले ऐसा नहीं था, अब है। येट परसिस्टेंट चैलेंजेस एग्जिस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट विच इज इंपैक्टिंग इट्स एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। पहला आया, ये इमर्ज हुआ है और कॉर्नरस्टोन बन गया है। तो पहले बताएंगे हां ये कैसे इमर्ज हुआ है, अगर हुआ है तो पहले कुछ और हुआ होगा, अब कुछ और है। कॉर्नरस्टोन कैसे बन गया है? अगर कॉर्नरस्टोन है तो ऐसा क्या हुआ है कि इनके बीच में आज भी क्या है? टेंशंस हैं। और उसकी इफेक्टिवनेस कैसे कम हो रही है उसके कारण, और हमें क्या करना चाहिए। तो मतलब हमारा फ्लो कैसे बना? हम पहले दिखाएंगे कि पहले फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं था। हम कैसे दिखाएंगे? हम फ्लो बनाएंगे। द पार्ट जो आपका होगा, मान लो पन्ने होंगे, आपने 3 पन्नों में लिखा होगा आंसर। लेट्स सपोज आपने 3 पन्नों में लिखा। इसको ऐसे करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। आपके 3 पन्ने हैं ये, दीज आर 3 पेजेस ऑफ योर्स। अब यहां आपने क्या लिखा? पहले इंट्रो लिखी। इंट्रो में क्या आना चाहिए? यू हैव टू शो द एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म। एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म ऑफ कोर्स, बिकॉज वहां लिखा है ये इमर्ज हुआ है। अगर आपको लगता है इमर्ज हुआ है तो आपको दिखाना पड़ेगा पहले क्या था, अब क्या है। तो यू हैव टू मेक अ फ्लो चार्ट। यहां आते हैं, जो हम वैल्यू एडिशन में चार्ट्स की बात करते हैं, फ्लो चार्ट्स, जिसमें आप स्मार्टली दिखा पाएंगे कि आजादी के बाद से लेके 1967 तक अलग फेज था, उसके बाद अलग फेज हुआ, उसके बाद अलग फेज हुआ,
अब अलग फेज है। ये आपको 4 फेजेस दिखाने हैं इंडिया के फेडरलिज्म के। अभी लिखेंगे क्या क्या इसमें, बट फ्लो क्या हुआ, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, सिंपल कि भाई इंडिया का फेडरलिज्म का एवोल्यूशन दिखाना है। देन यू विल शो, ये ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप अगले पन्ने पे लिखोगे, इंट्रोडक्शन तो पहले पन्ने के पहले पैराग्राफ में आ जाएगी फ्लो चार्ट की फॉर्म में। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपका फ्लो जाएगा 3 पन्नों में। इंट्रोडक्शन, उसके बाद आएगा यू विल शो अ डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एंड क्योंकि ये टिप्पणी करने को बोला गया तो आप बोलेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, साथ में कौन सा फेडरलिज्म है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है। मतलब आपको ये बोला गया है कि इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इवॉल्व हो रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ ये हो रहा है, साथ में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का भी एलिमेंट है। एंड यू विल डिफाइन दीज टर्म्स बिकॉज दीज आर कंसेप्ट्स। क्या मतलब है कॉपरेशन का, यू विल डिफाइन दोज टर्म्स। देन यू विल से ऐसे ऐसे दिखता है क्या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इन एलिमेंट्स में, इन एस्पेक्ट्स में दिखता है। मतलब आज इंडिया का फेडरलिज्म कोऑपरेटिव नहीं है, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव दोनों एलिमेंट्स लेके बैठा है। आपने टिप्पणी करनी है, आपने बोला आपकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी कमी है, बेटर वर्ड क्या था, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हैज इवॉल्व्ड, नॉट जस्ट कोऑपरेटिव। तो आपने डिफाइन कर दिया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ये फीचर हैं, साथ में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ये फीचर हैं। तो आपने दिखा दिया हाँ इवॉल्व हुआ है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। नाउ क्वेश्चन कम, ये फीचर्स तो हैं पर इससे क्या हो रहा है, पर देयर आर सर्टेन टेंशंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। वो टेंशन बता दोगे किस किस फॉर्मेट में है, गवर्नर को लेके हैं, उसको लेके हैं, सारी लिखेंगे, अभी ऐड करवाएंगे वैल्यूडेशन। बट आप बताओगे ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलोगे इंडिया में कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, बट फॉर सम रीजन व्हाई इंडियन फेडरलिज्म इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। दीज आर द manifestations of that reason is here. Then you will show कि how to improve this competitive cooperative federalism ताकि हम इसकी true spirit को realize कर पाएं। This should be the flow of the answer. ये flow होना चाहिए। तो ये आपको हमने बताया पहले कि क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन किया हमने, उसको अपने हिसाब से देखा। जब कभी भी आए ना एग्जामिन, फॉर एग्जाम्पल यहां लिखा होता कि इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ गया एग्जामिन, तो आप बोलोगे जब डॉक्टर एग्जामिन करता है तो ये बताता है ना कि नहीं नहीं भाई ये डिसीज नहीं है, ये भी हो सकती है, तो आप बताओगे हाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, एग्जामिन करने पता लगा है कोऑपरेटिव के साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है। तो आप एक चीज बताओगे इसमें ये फ्लो होना चाहिए, क्या फ्लो, फर्स्ट यू विल शो द एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म। जो वर्ड है ना कि इंडियन फेडरलिज्म हैज इवॉल्व्ड, इमर्ज्ड, वो एडजेक्टिव का मतलब क्या है, एवोल्यूशन दिखाओ। फिर बताओगे कि हाँ ये ऐसा इवॉल्व हुआ है, अब इसके एलिमेंट्स क्या हैं, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव, ये है डेफिनेशन उसकी और ये फीचर हैं, पर कुछ कारणों के कारण, जो कारण ये हैं, सेंटर और स्टेट क्या हो रही हैं उसमें टेंशंस हैं, ये फॉर्म की टेंशंस हैं, और इन टेंशंस को कैसे दूर कर सकते हैं, इसे बोलते हैं एंड टू एंड आंसर। एंड टू एंड आंसर, इफ यू गो एंड सी द टॉपर्स कॉपीज, उनमें आंसर में एक चीज बच्ची है, वो जो डायरेक्ट डिमांड है उसको लिखते ही लिखते हैं, साथ में डायरेक्ट डिमांड की जो वेटेज होती है दैट इज अराउंड, जो डायरेक्ट डिमांड की वेटेज है दैट इज अराउंड 60%। तो आप एक चीज समझ लें, जो आपको डाउट आ रहा था सर ये तो पूछा ही नहीं है, लिखना ही क्यों है, सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं आप, सोशल साइंसेस की। सोशल साइंसेस में कभी भी जो पूछा गया है सिर्फ वो नहीं लिखना होता है, नॉट जस्ट डायरेक्ट डिमांड, क्या लिखनी होती है साथ में, जो उसके पीछे भावना है, दैट इज इनडायरेक्ट डिमांड। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई बातचीत करते हैं किसी से, अब वो किसी कंटेक्स्ट में कर रहे होते हैं ना, और आप करते सिर्फ बात ही हैं, तो उस बात के पीछे का कंटेक्स्ट क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इनडायरेक्ट डिमांड सोशल साइंस में बहुत जरूरी है। आपको लगेगा ये पूछा नहीं है क्यों लिखना है, पर भाई जो चीज लिखी है वो किसी कंटेक्स्ट में लिखी जाती है ना। जो क्वेश्चन बना है ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये क्वेश्चन बना ही क्यों है, ये क्वेश्चन में फोकस किस पे था कि सेंटर स्टेट में क्या है, टेंशंस हैं, डिस्पाइट हमारे में क्या है,
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ चुका है। तो इनको टेंशन है कि फेडरलिज्म कहीं खतरे में है, मतलब स्टेट्स और सेंटर का जो डिस्प्यूट है वो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आप लिख सकते हो इंट्रो में जाके भी कि वाई फेडरलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, कोई भी फॉर्म का हो, वाई गुड रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट। ये है भावना जो छिपी हुई है, उसे बोलते हैं इंडायरेक्ट डिमांड। अगर इसकी वेटेज, डायरेक्ट डिमांड की वेटेज 60 to 70% होती है डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, तो इसकी अपनी वेटेज है 30 to 40%। आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, नहीं भाई 20 से 30 है, आप ये कर लें, पर हाँ इसकी वेटेज तो भाई 20 to 30 बोल लें या 70 to 80 बोल लें, वो आप पे है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। 70 to 80, 20 to 30 ये लिखनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। बच्चों के आंसर में ये नहीं होता है, ये नहीं है एस्पेक्ट, और इससे क्या नहीं आता है, फ्लो। तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपको ऐड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, जो नहीं भी था वो भावना भी हमने पकड़ी है। क्वेश्चन एडजेक्टिव भी, भाई क्वेश्चन की चीज में क्या लिखा है, इमर्ज्ड, उसका भी मायना है। ऐसे नहीं पढ़ना क्वेश्चन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की डेफिनेशन लिखी, फीचर लिखे, चैलेंज लिखे, चले गए, उसके नंबर आ जाएंगे, पर दैट विल बी एवरेज नंबर्स। ठीक है, नाउ डू द वैल्यू एडिशन पार्ट। मैंने आपको फ्लो बता दिया है, इसमें हम कर लेते हैं वैल्यू एडिशन। जो आपको चाहिए होगा वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो पहले तो सिंपल बात है, जो आपको करना है मैं वैल्यू एडिशन दे देता हूं। अगर जिसको नहीं पता तो ये जो डायग्राम मैंने आपको बना के दी थी, यू कैन मेक द डायग्राम कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है ये 4 फेज में इवॉल्व हुआ है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4, ये 4 फेजेस हैं। कभी भी आए तो ये पक्का बना के आना। फेज 1 में था 1 पार्टी डोमिनेंस थी, कांग्रेस पार्टी वॉज द डोमिनेंस पार्टी, स्टेट का कोई वजूद नहीं था, बिकॉज सेंटर में भी वही थी और स्टेट्स में भी वही थी। तो 1 पार्टी डोमिनेंस था, दैट वाज फ्रॉम 1950s टू 1967। और 1967 के बाद रीजनल पार्टीज बननी स्टार्ट हुई, पर अभी बननी स्टार्ट हुई थी, कांग्रेस का डोमिनेंस आज भी था। तो इस फेज को बोल देते हैं कांग्रेस अभी गिरी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी का वजूद था, बट रीजनल पार्टीज बननी स्टार्ट हो गई थी। तो कांग्रेस और रीजनल पार्टीज में टेंशन बननी स्टार्ट हो गई थी, इसे बोल देते हैं कन्फ्रंटेशन फेज, कन्फ्रंटेशनल फेज। दिस फेज वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पे रीजनल पार्टीज आ गई हैं, अब वो कांग्रेस को चैलेंज कर रही हैं, पावर में आज भी कांग्रेस ही है। उसके बाद आता है थर्ड फेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज कोएलिशन एरा। और ये एरा आता है 1989 के बाद, जो मैंने आपको बताया था, वो क्लासिफिकेशन की थी, दिस इज द कोएलिशन एरा टिल 2014। और उसके बाद फिर आते हैं बीजेपी गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ, इसे बोल देते हैं कि अब जो है, चाहे बीजेपी एक इंपॉर्टेंट पार्टी है, 2014 के बाद तो वही मेजॉरिटी में आई थी, पर उन्होंने जो एलिमेंट लेके आए थे वो क्या लेके आए थे, कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव, मतलब उन्होंने स्टेट के साथ कोऑपरेशन की बात की, उसे बोल देते हैं कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। आप ये बोल सकते हैं, इस फेज को ऐसे बोला जाता है। पर क्या इस फेज में 1 पार्टी डोमिनेंस नहीं है? है भाई। गवर्नर का मिसयूज नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्या सेंटर स्टेट के काम इंटरफेयर नहीं करती है? बिल्कुल करती है। पर ब्रॉडली हम इस फेज को कैसे डिफाइन करते हैं? कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव। पर क्या ये सच होगा? नहीं। क्या वो सच होगा? नहीं। ये होते हैं जो उसके प्रीडोमिनेंट फीचर्स हैं उस फेज के, बाकी फीचर्स भी होंगे ना। तो आप पहले दिखाओगे इंट्रोडक्शन में ये फेज। मेक दिस डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आज के बाद कभी भी क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें आपने बनाया ना नीति आयोग, जिसमें सारे स्टेट और सेंटर बैठते हैं, आपने आइडिया लेके ना टीम इंडिया का आइडिया, वो इसी फेज में आया है। टीम इंडिया इज एक्टिंग एज वन टीम विच इज कोऑपरेटिंग विद ईच अदर लाइक अ क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम। अब आता है क्या है कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये डायग्राम बना लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन पार्ट है। और इसको आप ना लिखें नहीं, बस डायग्राम बना के वहां पे टेप दें, इससे वर्ड्स बचेंगे और वैल्यू एडिशन हो जाएगा, और डायग्राम्स जो बनानी होती हैं वो बन जाती हैं। और एक चीज और बता दें, डायग्राम्स ऐड की जाती हैं कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए। ऐसा नहीं है जो लिखा हुआ है उसको भी डायग्राम में लिख दिया। हम डायग्राम बनाते हैं कि जो चीज डायरेक्टली नहीं पूछी है, हम इनडायरेक्टली कन्फर कर रहे हैं और इनडायरेक्टली इन्फर कर रहे हैं, और उस इन्फ्रेंस को आप डायग्राम की फॉर्म में बना दें, ताकि आपके वर्ड्स बच जाएं और आप अपनी चीज भी बता पाएं। क्योंकि वो डायरेक्ट डिमांड नहीं है, तो उसका वेटेज 20 to 30% ही है, तो उसको शब्द भी टाइम भी उतना ही देना है जितना वो डिजर्व करता है, 20 to 30%। अब ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आप आता है कि भाई इंडिया में कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैसे कैसे है। अब आपको पता है भाई, इसमें कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन ऐड दोज, और कॉम्पिटिटिव में भी एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं
वो सारी ऐड करनी पड़ेंगी। पहले आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आता है जैसे टीम इंडिया वर्ड आ गया है, वर्किंग टुगेदर है, और मार्बल केक फेडरलिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भाई, ये ना वर्ड्स ही दिखाते हैं कि आपने सब्जेक्ट पे कमांड है। टीम इंडिया, वर्किंग टुगेदर मॉडल, इकट्ठे मिलेंगे। जैसे आपको पता होगा ना, अब नीति आयोग में सारे बैठते हैं, वर्किंग टुगेदर मॉडल। यहां एक होता है मार्बल केक मॉडल, मतलब लाइंस आर ब्लर्ड नाउ, सेंटर एंड स्टेट आर कोऑपरेटिंग। पहले की तरह नहीं है, प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज है, अब नीति आयोग में सारे बैठते हैं, सेंटर भी और स्टेट्स भी। शेयर्ड गवर्नेंस मॉडल, इंटरडिपेंडेंस की, अब सेंटर एंड स्टेट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कैसे? सेंटर को अपना काम करवाना है, पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, कहां पे करती हैं? स्टेट पे होती हैं। स्टेट किस पे डिपेंड है? सेंटर पे, फॉर फिस्कल मनी के लिए। तो इंटरडिपेंडेंस है, जब इंटरडिपेंडेंस होती है तो काम बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल इंटरडिपेंडेंस इस मामले में भी है, पॉवर्टी खत्म करनी है दोनों मिलकर करेंगे। अगर टेररिज्म को खत्म करना है, सेंटर स्टेट को साथ में मिलकर करना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो साथ में मिलकर करनी पड़ेगी। पोल्यूशन की प्रॉब्लम को डील करना है, दोनों को काम करना पड़ेगा। अकेली सेंटर काम नहीं कर सकती, अकेले स्टेट काम नहीं कर सकती है। तो दे आर इंटरडिपेंडेंट इन दैट सेंस ऑल्सो, और दे आर इंटरडिपेंडेंट बिकॉज स्टेट आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर फॉर मनी एंड सेंटर इज डिपेंड अपॉन स्टेट फॉर द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। स्कीम तो कहाँ स्टेट में इंप्लीमेंट होनी है, तो ऐसा इंटरडिपेंडेंस भी एग्जिस्ट करता है। तो वर्ड डालें इंटरडिपेंडेंस, मार्बल केक फेडरलिज्म ड्यू टू ब्लर्ड लाइंस, क्योंकि इसी से तो आइडिया आ रहा है किसका? टीम इंडिया का। दे आर वन नाउ, ऐसा नहीं सेंटर लगा और स्टेट लगा है। तो ये समझना है आपको। और आपको ये भी पता है कि संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो भी मैं लिखूंगा। जैसे एक आर्टिकल है आर्टिकल 263, उसमें आपको पता है कि इंटरस्टेट काउंसिल बनती है। आपको पता है आर्टिकल वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या है? इंटरस्टेट वाटर काउंसिल है। तो मेंशन आर्टिकल 263, आर्टिकल 262, और एक आती है जीएसटी काउंसिल 279A। ये भूलना नहीं है। जीएसटी काउंसिल में कौन बैठते हैं? दोनों, सेंटर एंड स्टेट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म 279A कैपिटल ए। जोनल काउंसिल होती हैं जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, वहां पे भी क्या होता है? सेम काम होता है कि किसी एक जोन की स्टेट्स बैठती हैं, आपस में डिस्कशन करती हैं, वो भी क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और एक आर्टिकल 261 है, अगर ये लिख देंगे तो उसको लगेगा बंदे को पूरी क्लैरिटी है। क्या है ये 261? फुल फेथ एंड क्रेडिट टू पब्लिक, फुल फेथ एंड क्रेडिट टू, फुल फेथ एंड क्रेडिट टू जो हमारे क्या हैं? पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेट, टू पब्लिक एक्ट और रिकॉर्ड्स। मतलब आप ये देखें ना कि आप सेंटर और स्टेट हैं, पर स्टेट पे सेंटर के लॉज हैं, इंप्लीमेंट होते हैं, वो स्टेट इंप्लीमेंट करती हैं। सेंटर का बनाया हुआ लॉ, पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ स्टेट में इंप्लीमेंट होता है, बिकॉज स्टेट उन पे फुल के फेथ और रखती हैं, तो पूरा क्रेडिट देती है उनके काम का। ये आर्टिकल लिखेंगे, नुआंसेस दिखते हैं। अब ना आपको लगता होगा कि अगर मैं कुछ ऐसे पॉइंट लिखूं जो कोई ना लिखेगा तो उससे क्या ही हो जाएगा। हाँ, आप ना लिखें भाई, पर अगर आप लिख देंगे ना तो उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है कि भाई इतनी नुआंसेस पता है इसे। आर्टिकल 261 पता है, ये तो सभी को पता होगा। 62, 63, 279A जोनल काउंसिल, इसने 261 लिख दिया। तो ट्राई टू ऐड, मैंने आपको लास्ट में एक वर्ड बोला था, आंसर राइटिंग इज अ ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस। व्हाट डज दैट वर्ड मीन? अगर उसे विश्वास हो गया कि यू नो द निटिग्रिटीज एंड नुआंसेस ऑफ आंसर्स, तो फिर ना वो ट्रस्ट तोड़ना मुश्किल हो जाता है। फिर आपने अगर कोई गलती की भी होगी ना, वो इंसान ट्रस्ट कर लेगा आप पे, और वो ट्रस्ट दिखता है ऐसे नुआंसेस पे। सभी की तरह आंसर लिखेंगे ना, लगता है कि सारे किसी एक जगह से पढ़ के आए हैं, एक ही नोट्स पढ़े हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं खोना है। तभी जब हम क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन भी कर रहे थे यहाँ पे, तो वी डिड अ इंटरप्रिटेशन इन द सेंस दैट ये आपकी ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन थी। आपने ऐसे वर्ड नहीं उठाए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट टेंशन, ये नहीं है। मतलब लाइन का अपना मतलब है, हर शब्द का अपना मतलब है। यहां पे अगर मैं कॉर्नर स्टोन बना रहा हूं तो इसका भी अपना मतलब है। कॉर्नर स्टोन का मतलब क्या होता है? भाई बेस है अब इंडिया का, सेंटर स्टेट रिलेशन टेंशन है, अंडरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस। कैसे इफेक्टिवनेस को अंडरमाइन कर रही है? तो कभी भी क्वेश्चन आए तो हर बस क्या करना है आपको? क्वेश्चन पकड़ना है, उस पर दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने के बाद क्वेश्चन यहां से क्या निकलेंगे? इस क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन लिखेंगे। यही होता है ना, जब ये पढ़ोगे स्टेटमेंट से क्या निकलेंगे? मल्टीपल क्वेश्चंस निकलेंगे, और आपको आंसर में उन मल्टीपल क्वेश्चंस को ही आंसर करना है। बस क्या ध्यान में रखना है कि फ्लो बन जाए और सारे आंसर क्या हो जाए? एड्रेस हो जाए। दिस इज द क्रक्स ऑफ आंसर राइटिंग। अब आता है
कि ठीक है भाई हमारे ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है, जो आपने बता दिया, मैंने आपकी बात मान ली, इतने टाइप का जो आप कह रहे हैं कहानी हमने लिख लिया। अब आता है कि सर की मैकेनिज्म्स भी तो है ना, जैसे जीएसटी काउंसिल है वो लिख देंगे आप इसमें एग्जांपल के तौर पे। तो इसमें आपने सबको लिखा होगा, आई होप कि जीएसटी काउंसिल के बारे में लिखा होगा, वो हमने यहाँ पे भी लिखा है ना 279A, ये मैकेनिज्म्स हैं करवाने के। इसमें कहानी तो आप बना देंगे ना, कहानी में तो माहिर हैं आप, अगर आपको अगर वर्ड निकल जाएगा फिर तो आप माहिर हैं कहानी बनाने में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं भाई, फाइनेंस कमीशन भी किसका पार्ट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। फिस्कल ट्रांसफर होते हैं ना, फाइनेंस कमीशन भी यही काम कर रहा है। क्राइसिस के टाइम पे यू मस्ट हैव सीन ड्यूरिंग कोविड, क्राइसिस के टाइम पे, कोविड के टाइम पे सेंटर स्टेट दोनों इकट्ठे आए, सेंटर ने वैक्सीन लगाई, स्टेट ने लॉकडाउन लगाए, हेल्थ बनाई। तो सेंटर कह रही थी मैं वैक्सीन पे काम करती हूँ, स्टेट कह रही है ठीक है हम लॉकडाउन पे फोकस करते हैं, तब तक तुम वैक्सीन बनाओ, फिर इसको रिलीज कम कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, आप वैक्सीन लगाना, साथ में हम अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। दोनों ने काम डिवाइड कर लिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ना क्राइसिस के टाइम पे पता लगता है ना कि वेदर सेंटर एंड स्टेट्स आर वन और नॉट। दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। इसको डाल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गुड एग्जांपल। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होते हैं, सेंटर एंड स्टेट्स आर वर्किंग टुगेदर, एंड यू कैन मेंशन अबाउट पीएम आयुष्मान भारत स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में दोनों के काम इकट्ठे कर रहे हैं। यू मेंशनड भाई कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बहुत ज्यादा हो रखी हैं, मतलब सेंटर और स्टेट साथ में काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्कीम डाल दें, आयुष्मान भारत डाल दें, जो मनरेगा का नाम चेंज हुआ है वीजी नाम वो डाल दें, सारी स्कीम्स डाल दें। हाउ टू यूज योर नॉलेज इज डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू राइट योर आंसर्स। नॉलेज कहीं से भी आ जाएगी तो आपको वो इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। अब आता है भाई, इससे आपने बता दिया कि हाँ ये कॉर्नर स्टोन है, तो हमने यहां पे जैसे हम इंटरप्रिटेशन कर रहे थे तो हमने क्या वर्ड पे फोकस नहीं किया था अभी उस टाइम, इस वर्ड पे फोकस नहीं किया। कौन सा वर्ड है ये, कॉर्नर स्टोन। तो ये कॉर्नर स्टोन क्यों है, कोई चीज कॉर्नर स्टोन क्यों होती है, बिकॉज उसके क्या होते हैं, पॉजिटिव्स होते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर के फ्लो में बताया था कि हाँ भाई कॉर्नर स्टोन है, तो कॉर्नर स्टोन किस सेंस में है, बिकॉज हमने बताया था कि इट इज कॉर्नर स्टोन बिकॉज ऑफ इनके क्या है अपने, ये हमने कोऑपरेटिव के फीचर लिखे हैं, और हमने लिखा है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अच्छी बातें क्या हैं, ये बता दी डेफिनेशन, और ये बता दिया उसका मैनिफेस्टेशन, और साथ में बताने पड़ेगा कि कॉर्नर स्टोन कैसे है। या तो आप कॉर्नर स्टोन को इसी में ऐड कर दें, जब आप लिखेंगे जीएसटी काउंसिल तो साथ में लिख दें कैसे इसकी इंपॉर्टेंस है, तो आप इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। या आप सिर्फ क्या करें, पहले बता दें कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, जीएसटी काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सारे बता दें। लास्ट में बता दें कि भाई इनके कारण क्या होता है, बिकॉज इन सभी में क्या होगा, कॉमन होगा। तो आप यहां तो लिख दें ये है मैनिफेस्टेशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कैसे कैसे दिखता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये लिख दें बस, कैसे कैसे दिखता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, और लास्ट में बता दें इसका फायदा क्या है। हर एक पॉइंट के साथ ना बताएं, क्योंकि इनके सभी के कॉमन फायदे ही हैं। तो कॉमन फायदे कौन से हैं, 4। जैसे इससे क्या होती है, जब ये होता है तो फ्लेक्सिबिलिटी बनती है, गुड गवर्नेंस बनती है, रेजिलियंस बनती है, नेशनल यूनिटी बनती है। तो आपने बता दिया इससे नेशनल यूनिटी बनती है, रेजिलियंस आती है, और रेजिलियंस का मतलब ये है कि नाउ जब कोई चैलेंज आएगा वी कैन कलेक्टिवली डील इट विद अ मच मोर इफेक्टिव मैनर, अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कोविड डील किया, उसने दिखाया अगर सेंटर स्टेट एक है तो उससे काम अच्छा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस फिर स्टेट की नीड्स को ध्यान में रखा जाएगा। तो सेंटर कभी टॉप डाउन अप्रोच नहीं करेगी, क्या करेगी, स्टेट को भी साथ में लेके चलेगी। फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल है, तो फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस, नेशनल यूनिटी एंड गुड गवर्नेंस, बिकॉज नाउ बोथ आर एक्टिंग एज अ टीम। तो गुड गवर्नेंस क्या हो जाएगी, अपने आप अच्छी हो जाएगी, कोई डिस्प्यूट नहीं होंगे, स्कीम्स अच्छे से इंप्लीमेंट होंगी। तो आपने लास्ट में लिख दिया, ऐसे कंफ्लिक्ट क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो आपने ये लिख दिया। सेम कहानी आप लिखोगे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में। इसमें आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जो नीति आयोग के इंडेक्सेस हैं सारे आपको पता होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, स्टेट का हेल्थ इंडेक्स है, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है। ये सारे इंडेक्स शो करते हैं कि स्टेट्स ने कैसे परफॉर्म किया, एंड दैट इंक्लूड्स बेसिकली द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिहाइंड दैट। ये आप लिख देंगे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में। इसमें ये इंडेक्सेस आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। एक आता है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके बेस पे रैंकिंग होती है। इन्वेस्टमेंट समिट्स हो रही है, पंजाब में आओ, गुजरात में आओ,
वैसे है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो जब आप कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लिखेंगे, अब इस पे आपको ये कहानी लिखनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट राइटिंग दैट, तो फिर कंटेंट का प्रॉब्लम है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या लिखोगे? आप लिखोगे भाई जो ये नीति आयोग के सारे इंडेक्सेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारे क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। आपका जो इन्वेस्टमेंट समिट्स होती हैं, आप जाएंगे, पंजाब अपनी कर रहा है, गुजरात अपनी कर रहा है, महाराष्ट्र अपनी कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट समिट मतलब पैसा लेके आओ, टेस्ला कहाँ आएगी, एप्पल कहाँ आएगी, ये कंपटीशन इंश्योर कर रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है स्टेट में, इसकी रैंकिंग होती है, ये भी क्या शो कर रहे हैं कि कहाँ पे बिजनेस आना चाहिए। सेम होता है जो हमने अभी बताया आपको, नीति आयोग का इंडेक्सेस, इन्वेस्टमेंट समिट्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेन एस्पेक्ट है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, इट शोज दैट हाउ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वर्क्स। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या होता है, यहां आप ये देख लें, जो फाइनेंस कमीशन का क्राइटेरिया होता है उसमें भी एक क्राइटेरिया क्या होता है कि हाउ स्टेट्स आर परफॉर्मिंग, और उसके बेसिस पे मिलता है। वो भी क्या शो करता है? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। एक पैरामीटर है ना कि स्टेट्स ने कैसे परफॉर्म किया है, टैक्स में क्या एफर्ट्स लिए हैं, वो भी क्या है? पार्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। भाई जो 112 मोस्ट बैकवर्ड रीजन्स हैं उनका क्या होती है? पूरा रियल टाइम अपडेशन होता है ना, क्या वो कैसे काम कर रहे हैं, वो भी क्या इंश्योर करते हैं? कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये आपको लिखना पड़ेगा। अब इश्यूज एंड चैलेंजेस देख लें, सबसे बड़ा है, फिर आती हैं कुछ डॉक्ट्रिन्स जो आपको बीच बीच में डालनी पड़ेंगी, मैं अब आपको लिखवा देता हूं वैल्यूडेशन के फॉर्म में, बट हम देखते हैं इश्यूज, और बाद में आज हम करेंगे इस क्वेश्चन में कंक्लूजन। पहले हम इशू करते हैं, बाद में करेंगे क्या कंक्लूजन होना चाहिए, लास्ट में हम कैसे जाएंगे, इश्यूज के बाद हम कैसे जाएंगे। क्या इस क्वेश्चन में पूछा है कि वे फॉरवर्ड बताएं? क्या इस क्वेश्चन में पूछा है वे फॉरवर्ड बताएं? नहीं पूछा है। तो जहां पे वे फॉरवर्ड पूछा ही नहीं है, वी कैन यूज दैट वे फॉरवर्ड एज अ मीन्स टू एंड आवर आंसर। हम इसका यूज करेंगे अपना आंसर को एंड करने के लिए। तो यहां पे हम स्मार्टली लिखेंगे कुछ ऐसा कि हमारा क्वेश्चन एंड भी हो जाए और वे फॉरवर्ड भी चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई केस स्टडी लिख दी, आपने बोला ये प्रॉब्लम है, हम इस केस स्टडी को फॉलो करके ये गोल अचीव कर सकते हैं कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का, जिसका किसके लिए फायदा है? टू अचीव हमारा गोल है ना, विकसित भारत। विकसित भारत तभी होगा ना जब सेंटर स्टेट एक टीम होंगे। आपने ऐसे एंड कर दिया, वे फॉरवर्ड भी बता दिया इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट स्पेसिफिक मेजर यू विल टेक, यू विल कंपेयर इट विद सम मॉडल जो अच्छा मॉडल है। स्मार्टली एंड करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास वक्त नहीं होगा ना स्पेस होगी। शब्दों का, चीजें फ्लो में होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए डिपेंड करता है डिमांड डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट डिमांड है। तो यहां पे हमें बस इसलिए लिखना है कि फ्लो बन जाए, आपसे पूछा नहीं है। इश्यूज में क्या लिखोगे भाई? 5 इशू हैं, 6 इशू हैं। एक है कि आज भी जो हमारे सेंटर स्टेट में इशू चलता है, सबसे बड़ा इशू चलता है दैट कि पंजाब में गवर्नर को लेके इशू है कि गवर्नर क्या कर रहे हैं, बिल को रोक रहे हैं, पास नहीं होने दे रहे हैं। गवर्नर बिल को पास नहीं होने दे रहे हैं। एक आपको पता है कि अनइक्वल स्टार्टिंग लाइन है। अगर हम बात करें, सारी स्टेट सेम लाइन पे नहीं है, तो अनइक्वल स्टार्टिंग लाइन है, यही है ना। महाराष्ट्र ऊपर है, बिहार नीचे है, फिर वो बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो कहते हैं ना साउथ वाले कि आप नॉर्थ को ज़्यादा पैसा डिवॉल्व कर रहे हो, हमें कर कम कर रहे हो। पॉपुलेशन को लेके इशू है, साउथ वाले कहते हैं हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की है, नॉर्थ वालों ने नहीं की है, तो उनको क्यों फ़ायदा मिल रहा है जिन्होंने कंट्रोल नहीं किया, हमें मिलनी चाहिए। नॉर्थ साउथ डिवाइड एग्जिस्ट करता है। अनइक्वल स्टेट्स हैं, मतलब बिहार और महाराष्ट्र आपस में कह रही हैं कि भाई इसको क्यों देना स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। जब तुम अनइक्वल हो, फिर होता है डिफरेंट ट्रीटमेंट भी चुभता है, जैसे रिजर्वेशन चुभती है वैसे ये भी चीज़ चुभती है स्टेट्स को। रीजनल इनइक्वालिटी गैप है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा, तो उसके कारण है। दूसरा, स्टेट्स को होता है कि जो सेंटर है वो सेस और सरचार्ज से पैसा इकट्ठा कर रही है, जो कि उनको स्टेट को नहीं देना होता है। इसका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो फिजिकल डोमेन में क्या हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं सेंटर और स्टेट में। सेंटर और स्टेट में स्टेट बोलती है हमें जीएसटी काउंसिल से जीएसटी कॉम्पनसेशन देना बंद कर दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको लिख देंगे जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेके इशू है। तो ऐसे फिजिकल डोमेन में भी लिख दें, बाकी डोमेन में भी लिख दें। और आपको पता है गवर्नर का मिसयूज हो रहा है, कि सेंटर इज यूजिंग अ गवर्नर। पंजाब में गवर्नर बिल को रिजर्व करके बैठा है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास।
तो स्टेट में कौन कंट्रोल कर रहा है? सेंटर। तो ट्रस्ट कैसे बनेगा? तो टीम इंडिया में ट्रस्ट नहीं बनता ना। दूसरा सबसे बड़ी एक कीवर्ड जो आपको लिखना है अपने आंसर में वो है रेस टू द बॉटम। ये वर्ड नहीं भूलना है, रेस टू द बॉटम। भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि सेंटर और स्टेट कोऑपरेट कर रहे हैं और स्टेट कोऑपरेट कर रही हैं। डोंट यू सी अ वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा? पंजाब और हरियाणा में क्या चल रहा है? यमुना लिंक के लाल इशू चल रहा है। कावेरी रिवर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये इशू चल रहे हैं। वैसे एक इशू होते हैं रेस टू द बॉटम। व्हाट डज दैट वर्ड मीन? स्टेट्स चाहती हैं कि भाई लेबर लॉज इतने आसान कर दें कि सारी लेबर कहां पे आए? इधर ही आए। मतलब स्टेट्स अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने रूल्स को इतना गिरा रही हैं कि उसे बोल देते हैं रेस टू बॉटम। इन द नेम ऑफ कंपटीशन द स्टेट्स माइट रिलैक्स लेबर लॉज और इन्वायरमेंटल नॉर्म्स। आपने बोला आओ कंपनी इधर आए, कोई इन्वायरमेंट लॉ नहीं लगेंगे। अब अगर कोई इन्वायरमेंट लॉ नहीं लगेंगे तो क्या होगा? उससे कंपनीज तो अट्रैक्ट हो जाएंगे उस स्टेट में, बट दैट विल डिस्ट्रॉय द इन्वायरमेंट। तो रेस टू द बॉटम में है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट स्टेट्स आर नॉट फॉलोइंग द लॉज अप टू द मार्क। तो उस सेंस बोल देते हैं रेस टू द मार्क, रेस टू द बॉटम। ये कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, तभी मैं आपको कीवर्ड लिखा रहा हूं, टीम इंडिया, रेस टू द बॉटम, ताकि आप उसको आंसर्स में लिख पाए। अब आती हैं देयर आर सर्टेन जो वे फॉरवर्ड के लिए डॉक्ट्रिन्स हैं, ये आप किसी और आंसर में लिख पाएंगे, इसमें स्कोप नहीं बन पाएगा, बट यू हैव टू राइट दोज डॉक्ट्रिन्स। जैसे एक डॉक्ट्रिन होती है, आपने पढ़ा होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। ये सारी हैं सेंटर और स्टेट के बीच के डिस्प्यूट को सॉल्व करने की डॉक्ट्रिन्स हैं। आपने पढ़ी होंगी प्रीलिम्स में, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी। ये आ रखी है पहले, फेडरल सुप्रीमेसी, और एक हो जाती है डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंकरेंट लिस्ट को लेके है। आई होप आपने डॉक्ट्रिन्स पहले पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो जाके एक बार देख लें। पर ये डॉक्ट्रिन्स हैं जहां पे आप अगली बार यूज कर सकते हैं एज अ जज सुप्रीम कोर्ट की डॉक्ट्रिन्स टू राइट सेंटर स्टेट रिलेशंस का आंसर। आया क्वेश्चन में ये समझ में? तो दिस इज अ वे यू शुड राइट आंसर। नाउ लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन। हाँ सॉरी, यहां पे हम कंक्लूड कैसे करेंगे वो पार्ट रह जाएगा। लेट्स डू द कंक्लूजन पार्ट, कि हम इसको कंक्लूड कैसे करें, कि हमारे सेंटर स्टेट में ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको कंक्लूड कैसे करें। अब ना इसको कंक्लूड करने का तरीका है, आप ये बता सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन अगर अच्छे होंगे, कोऑपरेटिव होंगे और कॉम्पिटिटिव होंगे, इससे क्या अचीव करना है, व्हाई वी नीड दैट स्टेट, कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन अच्छे हों, क्यों चाहिए हमें, क्यों चाहिए। अगर वो लिख देंगे काम वहीं खत्म हो जाएगा। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि क्यों ये जरूरी है। सिंपल एक कोट है, बाय पर्सनैलिटी का नाम ना लिखें, कोट लिख लें, उससे एंड कर दें, बेस्ट कोट है वो। इंडियन फेडरलिज्म इज अ डायलॉग, Indian federalism is a dialogue in which states and union. Indian federalism is a dialogue in which states and union engage in conversations. मतलब ये डायलॉग है इंडियन फेडरलिज्म इन विच यूनियन एंड स्टेट इंगेज इन कन्वर्सेशन। अब ये कन्वर्सेशन में दो चीजें निकलती हैं बाहर, इट कुड बी आइदर इजी गोइंग, इट कुड बी आइदर इजी गोइंग, or it can cause friction. It can cause friction. But both are good for federalism to flourish. दोनों जरूरी हैं, फ्रिक्शंस भी और इजी गोइंग भी। फ्रिक्शन से बंदा इनोवेशन करता है उसको दूर करने की, बट क्या चाहिए, माइंडसेट क्लैरिटी होनी चाहिए कि वी डू नॉट वांट टू कन्वर्ट दिस फ्रिक्शन इनटू डिस्प्यूट्स। फ्रिक्शंस तो नॉर्मल आनी है, डिस्प्यूट्स में कन्वर्ट नहीं करना है। तो यू कैन राइट both are good for federalism to flourish, but important is how center and states want to deal with that, so that the goal of
so that the goal of Viksit Bharat can be achieved. Goal of Viksit Bharat can be achieved. ठीक है, ठीक। अब लिखें इसके, तो मतलब आपने सिंपल बता दिया, इश्यूज हैं, आएंगे इश्यूज, वाटर डिस्प्यूट आएगा, सॉल्व करने की मंशा है कि नहीं? आर यू रेडी हैविंग दैट माइंडसेट टू सॉल्व दैट? इट इज ऑल अबाउट, जितने मर्जी लॉज बना लो, जितने मर्जी रूल्स बना लो, जितने मर्जी रेगुलेशन बना लो, जितना मर्जी स्कीम्स बना लो, इफ देयर इज नो इज अ माइंडसेट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कि हमें स्टेट को अंडरमाइन करना है, तो वो करेंगे करेंगे। अगर स्टेट को है कि सेंटर हमारे अगेंस्ट ही है, फिर लड़ाई होगी ही होगी। ये माइंडसेट की बात है। एंड हाउ कैन वी डेवलप? बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ, एंड स्टेट्स एंड सेंटर शुड लर्न फ्रॉम द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये उनको इम्बाइब करनी पड़ेगी खुद। ये वर्ड डाल दें जो हमने कल पढ़ा था। ये अच्छा है टू अचीव द गोल ऑफ विकसित भारत, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज अ नॉर्थ स्टार फॉर द सेंटर एंड स्टेट्स इन दिस प्रोसेस। कैसे करें? किस बेंचमार्क के बेसिस पे करेंगे? इस बेंचमार्क के बेसिस पे करेंगे। इट्स लाइक अ नॉर्थ स्टार, डायरेक्शन देता है ना ये, तो ये डायरेक्शन देगा किसको? सेंटर और स्टेट्स। पहले उनका माइंडसेट क्लियर हो और उनको इन डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा, तभी हम क्या बन पाएंगे? विकसित भारत। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ राइट अ क्वेश्चन ऑन, राइट अ क्वेश्चन ऑन फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म पे क्वेश्चन लिखते हैं, लिखें इसको, क्वेश्चन को 11 मिनट में करें। फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। ये फिस्कल फेडरलिज्म पे बहुत क्वेश्चन आता है। फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया has increased in India has increasingly tilted towards fiscal centralization. Fiscal centralization X, मतलब इसको बता सकते हैं, despite the despite constitutional despite constitutional guarantees of federalism। इसको लिखें, इसको क्या करना है आपको? एग्जामिन करना है। 15 मार्क। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
5 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट्स आर लेफ्ट। करें इसको भी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल फैक्टर। बहुत बार क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, मेंस में। आज हमने पीवाई क्यों नहीं किया है, आज हम इन क्वेश्चन को करते हैं, कल ले लेंगे, उठा लेंगे पीवाई। तीन मिनट
40 seconds left. Forty seconds left. तो ये हो गया है टाइम। आप अब देखते हैं तो क्या है क्वेश्चन। देखें, फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया हैज इंक्रीजिंगली टिल्टेड टुवर्ड्स फिस्कल सेंट्रलाइजेशन। मतलब जो पैसे वाली चीजें हैं वो सेंटर की तरफ ज्यादा हैं, स्टेट की तरफ पैसे वाली चीजें कम हैं, ये कह रहा है। हैज इंक्रीजिंगली टिल्टेड, फिर वर्ड क्या है, अब हो रहा है टिल्ट ज्यादा, मतलब पहले नहीं था, एज कंपेयर टू नाउ। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज ऑफ फेडरलिज्म एग्जामिन। ये स्टेटमेंट है, एग्जामिन करो। क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटीज दी हैं किसके लिए? इस फेडरलिज्म के लिए, फिस्कल फेडरलिज्म के लिए, कि सेंटर और स्टेट में पैसों को लेके क्या रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। फेडरलिज्म क्या होता है? बैलेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट। इस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के बावजूद क्या हो रहा है, सेंट्रल का टेंडेंसी बढ़ रहा है फिजिकल मैटर्स में। इज दिस अ स्टेटमेंट करेक्ट और नॉट? तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन? स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी? फर्स्ट यू विल मेंशन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल फेडरलिज्म। अगर ये मेंशन नहीं करेंगे तो काम वहीं खत्म हो गया है, क्योंकि ये बड़ा कोर पार्ट है। इसके बेसिस पे बताएंगे कि दिस इज द फिजिकल फेडरलिज्म एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स एंड हियर कम्स द इनोवेशन ऑफ योर फ्लो चार्ट डायग्राम्स। मेन डिमांड ये नहीं है, बट दिस इज अ डिमांड। मेन डिमांड क्या है? दैट इट इज नाउ टिल्टिंग, इट इज नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, बस, और कोई डिमांड नहीं है। तो अगर मैं बोलूं क्वेश्चन की डायरेक्ट डिमांड होती है और एक इनडायरेक्ट डिमांड होती है, देन डायरेक्ट डिमांड में भी एक मेन डिमांड होती है और एक पेरिफेरल डिमांड होती है। इनडायरेक्ट डिमांड तो लिखी नहीं होती है, आपको वहां से ढूंढनी पड़ती है, शब्दों के बीच से निकालनी पड़ती है। डायरेक्ट डिमांड लिखी होती है, बट डायरेक्ट डिमांड भी एक मेन डिमांड होती है और एक पेरिफेरल डिमांड होती है। इन दिस क्वेश्चन दिस इज अ पेरिफेरल डिमांड एंड दिस इज अ मेन डिमांड। एंड अभी हमें इंडायरेक्ट डिमांड की बात ही नहीं की है, बट आपको इतना तो क्लियर हो कि मुझे पेरिफेरल डिमांड पहले इंट्रोडक्शन में दिखानी पड़ेगी, देन आई विल गो टू द मेन डिमांड। और ये क्वेश्चन किस पे है? मेन डिमांड पे है ज्यादा, इस पे ज्यादा फोकस करना है। अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर का है एंड यू हैव टू राइट 3 पेजेस, एट लीस्ट 1.5 पेज शुड बी डेडिकेटेड फॉर दिस। इनफैक्ट 1.75 पेज। रेस्ट इसको आप टाइम देते अपना 0.5 पेज, ये होता, और अपना एक पन्ना देते काइंड ऑफ अ वे फॉरवर्ड। एक पन्ना नहीं, 0.6, 0.75, 3 पन्ने भरने की जरूरत थोड़ा होती है एंड टू एंड। अगर पेपर में डिमांड बहुत ज्यादा होती तो भर देते हैं 3, अगर एक ही डिमांड मेन है तो क्या भरें? एक काम कर सकते हैं स्मार्टली, इस पार्ट को भी आप क्या कर सकते हैं, आराम से 0.5 पेज दे सकते हैं, इसको आराम से 1.75, वे फॉरवर्ड को 0.5, काम खत्म। ऐसे कर दें। कहने का मतलब आपको पहले देखना पड़ेगा ना भाई, मेरे को कितना कितना टाइम किसको देना है, तभी तो प्रॉब्लम आती है। फिर क्या करते हैं, पहले पार्ट को ज्यादा स्पेस दे देते हैं, फिर कहते हैं दूसरे के लिए तो स्पेस बची नहीं है। अब ये मैं आपको बता रहा हूं, आप माइंड में पेपर में जल्दी जल्दी पढ़ोगे, जब ये पढ़ रहे होगे क्वेश्चन तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि भाई ये भी लिखना है मेरे को, पर हाँ लिखूंगा आधे पन्ने में, ये लिखूंगा मेन पन्ने में 1.75 पन्ने में, फिर लिखूंगा वे फॉरवर्ड। ये चल रहा होगा माइंड में जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे होगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जितने क्वेश्चन ज्यादा एनालाइज करोगे, इंटरप्रिटेट करोगे, ये कैपेसिटी उतनी बढ़ती रहेगी। अब क्या आता है हमारे पास, कैसे लिखें सर ये? अब आती है इनोवेशन। भाई आपको इतना पता है कि आपके पास कितने आर्टिकल्स हैं? लेट्स सपोज आपके पास
नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसको लेके, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड किसकी, फिस्कल फेडरलिज्म को लेके। तो यू कैन मेक अ डायग्राम, आप ऐसा बनाएं, काम खत्म, और इसमें लिखते रहें आर्टिकल, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। आर्टिकल पता है इतने तो लिखें। जैसे एक आर्टिकल क्या आता है 265, क्या है बताएं। अगर नहीं पता तो सर फिर गलत बात है ये, प्री में आपने याद किया होगा कि कोई टैक्स नहीं लगेगा विदाउट, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो बैलेंस कर रहे हैं ना, लॉ मतलब सेंटर और स्टेट के अपने लॉ बनाने की पावर है, तो उनके पास अपने क्या टैक्स कलेक्ट करने की पावर है। एक है 268 और 69, 268 और 69, दैट इज टैक्स लिवीड बाय सेंटर बट कलेक्टेड बाय द स्टेट्स, लिवीड बाय सेंटर कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स, लगाता सेंटर है 68 और 69। 270 बोलता है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, 270 इज डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, मतलब जो सेंटर लगाता है और किसको देता है बाद में, स्टेट्स को देता है थोड़ा बहुत, सेंटर और स्टेट में डिवाइड हो जाता है, लगाता कौन है, सेंटर। इट्स अ डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, कौन से टैक्स जो सेंटर लगाएगा बाद में स्टेट और सेंटर को देने पड़ेंगे, डिवाइड करने पड़ेंगे आपस में। फिर आता है ग्रांट्स आती हैं 275 में, कौन सी ग्रांट्स आती हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, या पढ़ते होंगे, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की बात आती है। एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होती हैं, ये है 275 द स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है 280 में आती है फाइनेंस कमीशन, जो डेवल्यूशन करता है किसकी, टैक्सेस की, फाइनेंस कमीशन, ये भी आर्टिकल इसमें आता है। इतने आर्टिकल दिखा देंगे फ्लो में, एग्जामिनर डर जाएगा कि भाई इसके नंबर कहां काटूं। उसके बाद आपको पता है कि 279A में जीएसटी काउंसिल है इंडायरेक्ट टैक्स को डिवाइड करने के लिए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, 293 की स्टेट बोरो नहीं कर सकती किसी से भी बाहर से, इंडिया के बाहर से, और इंडिया में बोरो करना है तो अगर सेंटर से लोन लिया हुआ है तो सेंटर से पूछना पड़ेगा। दीज आर द 9 आर्टिकल्स दैट यू हैव टू मेंशन, यही बनाते हैं, यहां लिखोगे बीच में पूरा लेबल करके, दैट दीज आर द प्रोविजंस इंश्योरिंग फिस्कल फेडरलिज्म। और इंट्रो में क्या लिखा होगा आपने, डेफिनेशन ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म क्या है, क्योंकि ये डेफिनेशन बड़ी ही प्रिसाइज मैनर में दी जा सकती है। तो स्टार्ट करेंगे फिस्कल फेडरलिज्म से, क्या लिखोगे, एक नोट कर लो, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है जिससे क्लैरिटी दिखती है आपकी थॉट की। जितनी डेफिनेशन सिंपल होंगी, जिसमें जितने ज्यादा क्लैरिटी होगी वो अच्छी होती है। जैसे स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट, लिख लें इसको, फिस्कल फेडरलिज्म रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस, fiscal federalism refers to the division of financial powers and functions between the center and state governments, between the center and state governments. It decides who collects what and who spends where. ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन क्या कलेक्ट करेगा, who collects what, कौन सा टैक्स लगाएगा, और कौन कहां स्पेंड करेगा, who spends where. This is two keywords which define fiscal federalism. ये लिखने होंगे, आंसर में दिखने चाहिए उसको क्लैरिटी से। और आगे देखें तो फुल स्टॉप, द कोर फिलॉसफी, मतलब हम फिस्कल फेडरलिज्म क्यों अचीव करना चाह रहे हैं, ये तो व्हाट इज फिस्कल फेडरलिज्म, बट व्हाई वी नीड फिस्कल फेडरलिज्म वो लिखें। द कोर फिलॉसफी ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इज टू बैलेंस इक्विटी एंड एफिशिएंसी, इक्विटी एंड एफिशिएंसी। बोलोगे कौन से भारी भारी शब्द डाले हैं, डालने पड़ेंगे। इक्विटी एंड एफिशिएंसी मतलब, इक्विटी का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग पुअरर स्टेट्स, वही इक्विटी होती है, हेल्पिंग पुअरर स्टेट्स। एफिशिएंसी इज रिवॉर्डिंग जो हमारी परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। तो यहां पे दो वर्ड्स हैं, इट इज फॉर द हेल्पिंग पुअर स्टेट्स, और यहां पे क्या है, रिवॉर्डिंग एफिशिएंट स्टेट्स। यही मॉडल है हमारा पूरा का पूरा ढांचा, कि इसमें हम क्या इंश्योर करते हैं, जब पैसा ट्रांसफर करती है सेंट्रल सरकार, कि जो पुअर स्टेट्स हैं उसकी हेल्प हो। फॉर एग्जांपल जो फाइनेंस कमीशन पैसा ट्रांसफर करती है वहां बिहार को ज्यादा पैसा जाता है, बट बिकॉज साउथ ने अच्छा परफॉर्म किया तो हम उसको रिवॉर्ड भी देते हैं बिकॉज ऑफ इस एफिशिएंसी। ये आइडिया अगर दिख गया आपके डेफिनेशन और ये, तो आपने वो जो पेरिफेरल डिमांड है वो एड्रेस कर दी। नाउ कम्स कोर डिमांड, व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विद, इश्यूज एसोसिएटेड विद फिस्कल फेडरलिज्म। अब इसमें आपके पास इतना सामान है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, यू हैव एग्जांपल्स। इसमें पहला आता है नॉर्थ साउथ डिवाइड, इसमें लिख लें
अपना पेपर में आने के चांसेस हैं, तो मैं इसमें आपको लिखवा देता हूं, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड है, बिकॉज साउथ क्या डिमांड करता है कि भाई हमारा पैसा नॉर्थ को जाता है। तो पहला आता है नॉर्थ साउथ डिवाइड। सदर्न स्टेट्स आर penalized फॉर परफॉर्मेंस एंड नॉर्दर्न स्टेट्स आर रिवॉर्डेड फॉर, सदर्न स्टेट्स आर punished फॉर परफॉर्मेंस बिकॉज उनका जो कॉम्पोजिशन है डेवोल्यूशन में उनका कम हो गया है, एंड द पुअर स्टेट्स आर रिवॉर्डेड फॉर देयर मिस गवर्नेंस। ये है नॉर्थ साउथ डिवाइड। दूसरा आता है सर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट्स 60% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ना, गवर्नमेंट का पूरा खर्चा होता है सेंटर स्टेट का, 60% करती हैं स्टेट्स और 40% करती हैं यूनियन। तो अगर पूरा का पूरा इंडिया की सारी सरकारें ऐड कर ले, अगर वो 100 रुपए खर्च करती हैं तो स्टेट्स करती हैं 60 रुपए खर्च और यूनियन करती है 40 रुपए खर्च। पर पैसा मेनली कौन इकट्ठा करता है? यूनियन। तो हमेशा किस पे डिपेंड रहती हैं स्टेट्स? यूनियन पे। तो स्टेट्स आर परपेचुअली डिपेंडेंट अपॉन यूनियन। इट मींस इट इज अ बैड जो हमने मैकेनिज्म बनाया है। जब आप पैसा स्टेट खर्च कर रही है तो उसके पास ही पावर होनी चाहिए पैसा इकट्ठा करने की। तो अब स्टेट्स पैसा खर्च करने वाली हैं, वो सेंटर पे डिपेंडेंट हैं। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस रिसोर्सेज। दैट डिबेट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस रिसोर्सेज। इन नुआंसेस को ऐड करते हैं और बहुत सारे पॉइंट हैं। अब ना ये ना कहें कि बाकी पॉइंट्स तो लिखवाए नहीं, वो जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो आपको आते ही हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू अ वैल्यू एडिशन पार्ट इन, ठीक है। अब एक और आता है, जैसे हमने ये लिखा नॉर्थ साउथ, इसमें लिख लिया हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस क्योंकि आपने पढ़ा है सेंटर से पैसा आता है स्टेट को, उसे बोलते हैं वर्टिकल, स्टेट स्टेट में जाता है तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये किसके बीच में इशू है? स्टेट्स के बीच में। तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। एक है वर्टिकल इम्बैलेंस, ठीक है, वर्टिकल इम्बैलेंस। वो कौन सा है? ये वाला, क्योंकि स्टेट और यूनियन के बीच में पैसे की बात हो रही है। स्टेट और स्टेट के बीच में होती है तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस। राइट दोज कीवर्ड्स। अब आता है केरला वर्सेस सेंटर का डिस्प्यूट। मतलब आपको डिस्प्यूट, ये तो ब्रॉड हो गए ना, सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट। एक स्पेसिफिक डिस्प्यूट है दैट इज रिलेटेड टू केरला, दैट इज रिलेटेड टू केरला। अब उसको लिख लें, केरला वर्सेस सेंटर, वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इनका मानना क्या है। ये बड़ा न्यूज में था तो ये बनता है, इसको लिख लें। केरला फाइल्ड सूट इन सुप्रीम कोर्ट। केरला ने बोला कि जो आपने ये जो ये संविधान का जो आर्टिकल है ना, ये वाला 293 के हम बोरो नहीं कर सकते, ये गलत है। उन्होंने बोला सेंटर कैन नॉट कंट्रोल द स्टेट बजट, पब्लिक डेट ऑफ अ स्टेट इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। उन्होंने बोला पब्लिक डेट ऑफ स्टेट इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। तो हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग की स्टेट कहां से लेगी कहां से नहीं लेगी। इट इज अ डिस्प्यूट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, बट ये मानना है कि स्टेट की बोरिंग पावर पे सेंटर कैसे कंट्रोल लगा सकती है, बिकॉज स्टेट्स हैव इंडिपेंडेंट पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर अ पब्लिक डेट ऑफ स्टेट इज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। तो स्टेट को करना है अपना पब्लिक डेट कंट्रोल, जहां मर्जी से बोरो करे जहां मर्जी से ना करे। एक डिस्प्यूट आता है कि ऑफ बजट बोरोइंग्स, ऑफ बजट बोरिंग होती है कि बजट से बाहर, कि आपने बोला कि ये बजट से बाहर मैं बोरो कर रही हूं, क्योंकि बजट में करोगे तो बजट डेफिसिट बढ़ जाता है ना। तो क्या करती हैं स्टेट, बजट से बाहर जाके अपनी किसी कंपनी को बोल के, पीएसयू को बोल के पैसा उधार ले लेती हैं, है तो वो गवर्नमेंट की ना। तो इंडिया में फिजिकल फेडरलिज्म में एक इशू है ऑफ बजट बोरोइंग्स। जो हमने ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट लेके आया था ना, एफआरबीएम एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंदर लिमिट्स हैं आपके डेफिसिट्स पे, पर सरकार ऑफ बजट बोरिंग से इसको बाईपास कर देती हैं। एक प्रॉब्लम है कर्नाटका ड्रॉट रिलीफ। कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट गया कि हमें जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स रिलीफ फंड है उसके अंदर सरकार ने पैसा नहीं दिया ड्रॉट्स आने के बाद भी, और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद दिया। तो मतलब जो कर्नाटका ड्रॉट रिलीफ फंड केस है उसको भी आपको लिखना पड़ेगा कि सेंटर स्टेट को पैसा ही नहीं दे रही है जो उसको देना चाहिए एज पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। तो कर्नाटका का केस है, कर्नाटका भी सेंटर से लड़ रही है, केरला भी लड़ रही है, सब लड़ रहे हैं। पंजाब भी लड़ रहा था कि हमें पैसे ट्रांसफर नहीं किए, जीएसटी वाले जो ट्रांसफर करने होते हैं पेंडिंग पड़े हैं। तो पंजाब ने बोला कि जो रूरल डेवलपमेंट फंड है, सेंटर पैसा देती है रूरल डेवलपमेंट फंड, किसको? स्टेट्स को। पंजाब ने बोला हमें ये देना बंद कर दिया क्योंकि हम इसके अंदर लोन वेव कर रहे थे फार्मर्स का।
कह रहे हैं ड्रोन वेव करना भी तो फार्मर की भलाई है, और फार्मर रूरल एरिया में रहते हैं, ये भलाई की बात है। तो सेंटर कहती नहीं 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 नहीं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रूरल डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे लोन नहीं माफ करने हैं। टसल चल रहा है किसके, पंजाब और सेंटर के बीच में। एग्जाम्पल लिखते हैं पंजाब की, केरला की और कर्नाटका की। 3 एग्जाम्पल्स आर मोर देन सफिशिएंट। 2 हमारी जेनरिक हैं, ये 5 होगी, बाकी जो मर्जी लिखते रहें, बाकी जो मर्जी लिखते रहें। गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, आप कह रहे हैं जैसे वो बिल आया है वीजी राम, उसमें जो फाइनेंशियल बर्डन है वो सेंटर ने किस पे डाल दिया है, स्टेट पे डाल दिया है। सेस और सरचार्ज आपको बता दिया है कि सेस और सरचार्ज का वेटेज बढ़ रहा है, तो सेस और सरचार्ज सेंटर से स्टेट में नहीं जाते हैं, ये डिविजिबल पूल में नहीं आते हैं, ये पॉइंट हो गया है, मोर देन सफिशिएंट पॉइंट्स। और उसके बाद आप सारी कहानी लिखें। क्या वे, अब आता है वे फॉरवर्ड। अब इस क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड पूछा नहीं था, तो यू कैन ड्रॉ सिंपल डायग्राम, और जिसमें वे फॉरवर्ड ना पूछा हो ये लिख दें, और यही क्या बन जाता है, आपका कंक्लूजन बन जाता है। हमेशा कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं होती है, वे फॉरवर्ड कैन बिकम कंक्लूजन, जहां पे पूछा ही नहीं है क्या वे फॉरवर्ड, इसमें आप वे फॉरवर्ड ऐड कर दें कि पहले एज पर कुंची कमीशन, कुंची कमीशन ने बोला कि जो आपके सेस हैं इसको क्या करो, रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज करो सेस को, ताकि जो कुंची कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको ध्यान में रखा जाए। दूसरा आता है एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल बनाओ। दिस इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल, दिस इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल शुड टेक इनटू अकाउंट कि भाई एफआरबीएम जो रिव्यू है वो ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट, उसका जो इंप्लीमेंटेशन करना है वो ये बॉडी करे, ना कि गवर्नमेंट करे, बिकॉज गवर्नमेंट इस एक्ट को वॉयलेट कर रही है बार बार। तो पूरा बैलेंस हिल जाता है कौन सा, फिस्कल फेडरलिज्म का। पैसा तो लिमिटेड ही है, तो उस सेंस में हमें आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है कि एज पर कि अगर जीएसटी काउंसिल है, अगर उसमें कोई भी इशू आता है तो उसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को स्ट्रांग करो, उसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को स्ट्रांग करो जो जीएसटी काउंसिल का है, एज पर आर्टिकल 279 कैपिटल ए 11 सब क्लॉज 11। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म स्ट्रांग होना चाहिए। आया समझ में यहां तक? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। ये वे फॉर्मूला लिख दें और काम क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन बनता है, थर्ड क्वेश्चन बनता है सिंपल सा, दैट कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट इंडिया एंड यूएसए मॉडल ऑफ, कंपेयर एंड कंट्रास्ट इंडिया एंड यूएसए मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। तीनों क्वेश्चन आज हमारे फेडरलिज्म पे थे, इस पे भी पूछा जाता है। एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन, इसको आप क्या करें, डिस्कस करें। तो आपको बताने कौन से फीचर सेम है कौन से अलग हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 10 मार्कर है ये, 10 मार्कर है। इसको करें, इसको करने के लिए आपके पास कितने मिनट हैं, 7 मिनट मिलते हैं पेपर में, तो इसको 7 मिनट में करें। यू हैव 7 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको 7 मिनट में करें। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इंडिया एंड यूएसए मॉडल ऑफ फेडरलिज्म। सिंपल है, इसमें कोई, अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं है। क्या करना है, पहले जनरल फेडरलिज्म बताएंगे, फिर बताएंगे, मतलब इसमें ना फेडरलिज्म नहीं बताना है, इंट्रोडक्शन में बता देता हूं कैसे लिखनी है। आपको बताना है क्रक्स क्या है फेडरलिज्म का, क्रक्स क्या है फेडरलिज्म का। तो इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी जेनरिक अबाउट फेडरलिज्म, कोर आइडिया क्या है फेडरलिज्म का, और इंडिया और यूएसए की अपनी क्या है, ऐसा कौन सा हमारा ढांचा है, स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे हम अलग होते हैं, और क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। काम खत्म, और कुछ नहीं। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल फेडरलिज्म बताना है, फेडरलिज्म के बाद बताना है कि इंडिया और यूएसए का कोर आइडिया क्या डिफरेंस है, फिर बताने डिफरेंसेस, और फिर बताने सिमिलैरिटीज। डिफरेंसेस ज्यादा हैं, सिमिलैरिटीज कम है, इसको बता देंगे हम आपको।
आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे करने करें इसको। फिर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगी इसमें, बस आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो 4 मिनट बचे। करें इसको, मैं आपको सारा ढांचा बता देता हूँ। इसमें बस आपकी क्रिएटिविटी आएगी कि आप इंडिया के जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं उसके आर्टिकल्स लिख दें, यूएसए की थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स लिख दें। ज़्यादा वहाँ यूएसए में नहीं कर पाएंगे। यूएसए का जो मॉडल है उसमें बस फीचर बता पाएंगे, ऐसा आर्टिकल्स नहीं बता पाएंगे। इंडिया में यू हैव द कैपेसिटी टू डू दैट। तो हमने इंडिया का संविधान पढ़ा है ना। अब उनका थोड़ा पता, उनका शेड्यूल 7 है, हमारा शेड्यूल 7 हमें पता है, उनका नहीं पता है, तो उनको हमें करना भी नहीं है। Last 50 seconds remaining.
तो डन, टाइम इज ओवर। अब उसको देखते हैं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब मैं ये बता देता हूं हम स्टार्ट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। कंपेयर और कंट्रास्ट करना है, मतलब आपको बताने हैं डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया और यूएसए मॉडल। ये डिफरेंसेस हैं इंडिया और यूएसए के मॉडल में फेडरलिज्म में, और कुछ क्या है सिमिलैरिटीज हैं, ये बतानी है। सिमिलैरिटीज बहुत ही कम है, डिफरेंसेस हैं, हमें ये बताने हैं डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज, ये मेन डिमांड है। आपका आंसर बाकियों से अलग कैसे होगा? व्हेन यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन बाय टेलिंग कि हमारा कोर डिफरेंस क्या है फेडरलिज्म में। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन मॉडल इज कमिंग टुगेदर मॉडल, ये लिखना था इंट्रोडक्शन में कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म सिंपली मीन्स वेयर देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन, क्लियर सेपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, एंड यूएसए इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फेडरल सिस्टम, and India's federal system is a sui generis model that is a unique of its own kind and called as quasi-federal by K.Z. Weir or a union of states. काम खत्म। फिर बताया it is because USA model is a coming together model। वह स्टेट्स 13 स्टेट्स आई, उन्होंने क्या बनाया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। In India we have a holding together model in which a union created, संविधान क्रिएटेड स्टेट्स। स्टेट्स खुद नहीं आई, कमिंग टुगेदर नहीं है, खुद नहीं आई, होल्डिंग टुगेदर मॉडल। अ लार्ज यूनाइटेड कंट्री डिवाइडेड इनटू अ स्टेट्स, टॉप डाउन, वहां खुद आई हैं वो, यहां बनाई गई हैं। दिस इज अ क्लासिकल डिफरेंस बिटवीन इंडियाज मॉडल एंड यूएसए मॉडल। और इसी फिलॉसफी के बेस पे फीचर्स अलग अलग हैं। जैसे एक फीचर क्या है इंडिया और यूएसए का? इंडिया को बोलते हैं जैसे डिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, और वहां पे क्या है? इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यहां पे इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ये है। वहां स्टेट्स को तोड़ा नहीं जा सकता, हमारे यहां पे तोड़ा जा सकता है। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, वहां पे इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हमारा एक संविधान है, उनके दो संविधान हैं, स्टेट्स के अपने संविधान हैं। We have a single constitution, they have double constitutions, dual constitution। हमारी एक सिटीजनशिप है, उनकी डुअल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप। We have रेजिडुअरी पावर्स, हमने किसको दी हैं? हमने रेजिडुअरी पावर्स सेंटर को दी हैं। उसने जो पावर रेजिडुअरी है किसको दी है? स्टेट्स को दी हैं। वो पावर जो कहीं लिखी नहीं है लिस्ट में, वो उसको दी हैं। हमारा जो आर्टिकल 248 है वो लिख दो यहां पे कि हमारी रेजिडुअरी पावर विद द सेंटर, उनके पास स्टेट्स के पास है, मतलब स्टेट्स की पावर ज्यादा है। वहां जुडिशरी सिंगल है, हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड एंड सिंगल जुडिशरी है। वहां पे क्या है? डुअल जुडिशरी है। बेटर इज इंटीग्रेटेड, वहां पे क्या है? डुअल जुडिशरी। वहां के जो स्टेट्स के हाई कोर्ट है वो स्टेट के मैटर को डील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को डील करता है उनका। हमारा अलग है, सब कुछ चलता है। हमारे अपर हाउस में पॉपुलेशन के बेस में मेंबर्स आते हैं, वहां पे अपर हाउस में दो मेंबर्स आते हैं हर स्टेट के। दैट इज वो फेडरलिज्म ऐसा है। और स्टेट्स को इंपॉर्टेंस है हमारे, फिर पॉपुलेशन को इंपॉर्टेंस दे देते हैं। अमेंडमेंट की बात करनी है तो वहां अमेंडमेंट के लिए बड़ा टफ प्रोसेस है, 3/4 मेजॉरिटी। हमारी क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी। हमारी क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी। वहां पे भी सॉरी, हमारे स्पेशल मेजॉरिटी है 2/3 वाली, साथ में हाफ ऑफ स्टेट से पूछना पड़ता है, यहां 3/4 स्टेट से पूछना पड़ता है। सॉरी, हमने 3/4 मेजॉरिटी नहीं बोला, हमने बोला 3/4 स्टेट से पूछना पड़ता है। हमारी मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी है, पर हाफ ऑफ द स्टेट्स उसे एग्री करनी चाहिए। वहां 3/4 स्टेट्स उसे एग्री करनी चाहिए। हमारी सर्विसेज क्या है? आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो सर्विसेज क्या है? ऑल इंडिया सर्विस। वहां पे क्या है? स्टेट की अपनी सेपरेट सर्विसेज हैं। बहुत है, इतने 6-7 पॉइंट, और क्या लिखना है आपको? सिमिलैरिटीज क्या है? हमारा संविधान भी रिटर्न है, उनका भी क्या रिटर्न है। हमारा भी बिल ऑफ राइट्स है, उनमें भी क्या है? बिल ऑफ राइट्स है। हमारे भी सेपरेशन ऑफ पावर है, उनमें भी क्या? सेपरेशन ऑफ पावर है। तो आप लिखोगे दोनों के जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है? ये डिफरेंसेस हैं एज फार एज जो फेडरल मॉडल है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, बोलोगे ठीक है फेडरल डिफरेंट है, पर हमारा संविधान जो है, हम फेडरलिज्म को कंपेयर कर रहे हैं। अब बोलोगे हाँ फेडरलिज्म तो डिफर है, पर हाँ उसकी कोर फिलॉसफी हमारी भी सेम सी है, सेपरेशन ऑफ पावर, बिल ऑफ राइट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका भी सेम। इससे एंड करते हैं, ये इनडायरेक्ट डिमांड है, पूछा नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। कल आपको फिर टेलीग्राम पे सिविल विकास पे थीम्स मिल जाएंगी डे 3 की, एंड वी विल डिस्कस अबाउट 3 क्वेश्चन फ्रॉम दीज थीम्स। ऐसे डिस्कस करेंगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी यू सून।